जय हिंद। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। आज हम लोग कक्षा 10वीं का विज्ञान का बायो में जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उससे संबंधित 50+ क्वेश्चन को देखेंगे। पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे, हमारे जो वीडियो अच्छा लगे, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या डिक्टियोसोम से। याद रखें क्वेश्चन पूछा है ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो इसका सही आंसर होगा जल से, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। बोला है प्रकाश अपघटन, बोला है प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा से जल के अणुओं का अपघटन होता है। पहला क्वेश्चन यही बना, जल प्रकाश संश्लेषण में किससे निकलता है बाहर, तो याद रखेंगे जल से, जिससे ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। फिर अगला पॉइंट है ऑक्सीजन का स्रोत। वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन का स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि जल है। याद रखेंगे जल से निकलता है ऑक्सीजन। अगला है प्रकाश निर्भर अभिक्रिया। बोला है यह पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया के दौरान होती है। फिर आगे है उप उत्पाद। ऑक्सीजन इस प्रक्रिया का एक उप उत्पाद है जो वातावरण में पौधों द्वारा छोड़ी जाती है। उप उत्पाद पूछेगा प्रकाश संश्लेषण का क्या है, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या मोटापा से। तो याद रखेंगे घेघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से, यानी ऑप्शन नंबर बी। बोला थायराइड ग्रंथि। आयोडीन की कमी से हमारी गर्दन में स्थित थायराइड ग्रंथि का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे ही ग्वाइटर या घेघा रोग कहते हैं। याद रखेंगे आयोडीन की कमी होगी तो गर्दन में जो थायराइड ग्रंथि है उससे निकलती है थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर उस थायरॉक्सिन हार्मोन की मात्रा कम हो गई तो थायराइड ग्रंथि का आकार उसके सामान्य आकार से बढ़ जाएगा और यही रोग ले लेगा किसका रोग, ग्वाइटर अथवा घेघा रोग का। अगला है थायरॉक्सिन हार्मोन। बोला है आयोडीन थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है, जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। चयापचय क्रिया को याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट है नमक में आयोडीन। इस बीमारी से बचने के लिए आयोडाइज्ड नमक का सेवन अनिवार्य माना जाता है। अब लक्षण, इस रोग में गर्दन में सूजन दिखाई देती है, यानी घेघा रोग में, और व्यक्ति को थकान या कमजोरी महसूस होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कुटपाद किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। बोले अस्थायी संरचना। कुटपाद या एसयूडोपोडिया का अर्थ होता है झूठे पैर या अमीबा की कोशिका झिल्ली के फैलने से बनने वाली अस्थायी उंगली जैसी संरचना होती है। बोला भोजन ग्रहण। अमीबा इसका उपयोग भोजन को घेरने और उसे निगलने के लिए करता है, किसका, तो कुटपाद का। अमीबा अपना भोजन पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, कुटपाद का। अगला है गमन। कुटपाद अमीबा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेंग कर चलने में मदद करता है। क्वेश्चन बनेगा अमीबा को चलने में कौन मदद करता है, तो कुटपाद। अगला अनियमित आकार। कुटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण ही अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। मतलब सिंपल है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कुटपाद की मदद से। कुटपाद क्या मदद करता है, किस किस चीज़ में, तो याद रखेंगे भोजन को पकड़ने में और अमीबा को चलने में। फिर बोला कि अमीबा का कोई आकार है निश्चित, तो कहेंगे नहीं, अमीबा अनिश्चित आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? पहला ऑप्शन है मंड को घोलने के लिए, दूसरा क्लोरोफिल को घोलने के लिए, तीसरा पत्ती को मुलायम करने के लिए और चौथा इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। पहला पॉइंट है क्लोरोफिल निष्कर्षण। अल्कोहल में उबालने से पत्ती को हरा रंग निकल जाता है। मतलब जो अल्कोहल में उबालते हैं पत्ती को तो उससे हरा रंग निकल जाता है, जिससे स्टार्च का परीक्षण स्पष्ट दिखता है। परीक्षण विधि। आयोडीन का घोल स्टार्च के संपर्क में आने पर गहरा नीला काला रंग होता है। अगला सुरक्षा। अल्कोहल ज्वलनशील होता है, इसलिए इसे सीधे आग में नहीं बल्कि वाटर बाथ में गर्म किया जाता है। अगला कोशिका विधि। अल्कोहल में उबालने से पत्ती की कोशिकाएं भी मर जाती है और कोशिका झिल्ली पारगम्य हो जाती है। याद रखेंगे। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। याद रखेंगे 5x पर, 10x पर, 25x पर या 45x पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। लेकिन क्वेश्चन बोला है इसमें ऑक्सीजन का कितना अणु होता है, तो याद रखेंगे ऑक्सीजन का परमाणु होता है 6, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला पॉइंट, ग्लूकोज
रासायनिक सूत्र ग्लूकोज का क्या है, तो कहेंगे C6H12O6। अगला परमाणु गणना, इसमें कार्बन की संख्या 6 है, उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 12 है और ऑक्सीजन की संख्या 6 है। ऊर्जा का बोला या जीवों के लिए कोशिकीय श्वसन का मुख्य ईंधन है। क्वेश्चन पूछेगा कोशिकीय ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे ग्लूकोज को ही जाना जाता है कोशिकीय ईंधन के नाम से। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट, यह एक सरल शर्करा है। याद रखें कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो ये शर्करा है। 7 नंबर क्वेश्चन है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, लेकिन कैसा, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्षारीय होता है दंत मंजन। बोला है भोजन के बाद मुंह में बैक्टीरिया अम्ल बनाते हैं जो दांतों के इनामेल को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आगे बोला है दंत मंजन की क्षारीय प्रकृति इस अम्ल को उदासीन कर देता है। याद रखेंगे दंत मंजन क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच, बोले दंत क्षय तब तक होता है जब तक मुंह का पीएच मान 5 बोले दंत क्षय तब होता है जब मुंह का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाता है। अगला है स्वच्छता, क्षारीय दंत मंजन मुंह के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सभी हरे पौधे होते हैं। याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा स्वपोषी। बोला है हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है जिससे वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। याद रखेंगे प्राथमिक उत्पादक बोलेगा किसे कहा जाता है, तो वो है पौधा। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके भोजन बनाता है, कौन, तो पौधा। अगला क्वेश्चन है बोला है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत पौधों द्वारा संचित सौर ऊर्जा ही है। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केंचुआ। उभयलिंगी जंतु पूछा था तो आंसर ए हो जाएगा केंचुआ। बोला केंचुए में नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं जिस कारण से इसे उभयलिंगी कहा जाता है। बोला हालांकि केंचुआ उभयलिंगी होते हैं लेकिन वे अक्सर दूसरे केंचुए के साथ मिलकर पर निषेचन करते हैं। फिर आगे बोला केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। याद रखिए केंचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा बनाने में काम करता है। याद रखेंगे स्पंज, टेपवर्म और जोंक भी उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। याद रखेंगे स्पंज, टेपवर्म और जोंक। अगला है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो याद रखेंगे अमीबा अपना भोजन पकड़ता है किसके माध्यम से, तो कुटपाद के माध्यम से यानी ऑप्शन नंबर सी। बोला है अमीबा अपने भोजन सतह की शरीर से कुटपाद बनाता है जो भोजन को चारों ओर से घेरता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भोजन को घेरने के बाद यह खाद्य रिक्तिका बनाता है जहां पाचन होता है। फिर अगला है कुटपादों की मदद से भोजन को अंदर लाने की प्रक्रिया को पैगोसाइटोसिस कहा जाता है। और कुटपाद जो भोजन को अंदर ले जाता है उसको क्या बोलेंगे, तब पैगोसाइटोसिस। अगला है इसमें कोई निश्चित मुंह नहीं होता है यानी अमीबा में भोजन कोशिका के किसी भी हिस्से से अंदर लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। याद रखें क्वेश्चन में पूछा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा, मधुमेह, स्कर्वी या एड्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में है गर्दन में सूजन को ही ग्वाइटर अथवा घेघा कहा जाता है। अगला है यह थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए अनिवार्य है। आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए अनिवार्य है। अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो कौन सी रोग होगी, घेघा। इसी का दूसरा नाम क्या है, ग्वाइटर। अगला है मानसिक स्वास्थ्य। बोला आयोडीन की कमी बच्चों के मानसिक विकास को भी बाधित कर सकती है। अगला है समुद्री भोजन, आयोडीन युक्त नमक और हरी पत्तीदार सब्जियां जो है ये आयोडीन का स्रोत है। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग कैसा होता है, हरा। बोला क्लोरोफिल एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश संश्लेषी वर्णक कौन है, तो वो है क्लोरोफिल। बोला है क्लोरोफिल नीले और लाल प्रकाश को अवशोषित करता है। कौन कौन प्रकाश को, तो नीले और लाल प्रकाश को अवशोषित करता है और हरे प्रकाश को परावर्तित करता है। फिर आगे है यह पौधों की कोशिकाओं में मौजूद क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नामक अंगक में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट में या हरित लवक में। अगला है यही सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का मुख्य माध्यम है। कौन, तो क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। देखिए अगला है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक। तो याद रखेंगे हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं यानी ऑप्शन नंबर डी। बोला है हाइड्रा के मुख के चारों ओर स्पर्शक होते हैं। फिर बोला हाइड्रा इनका उपयोग मतलब शिकार, बोला हाइड्रा इनका उपयोग शिकार को पकड़ने और उसे मुख की स्पर्शक ले जाने में क्या करता, मुख को ओर ले जाने में, किसको, शिकार को। स्पर्शक का काम क्या है, स्पर्शक का काम है इनका उपयोग यानी स्पर्शक का उपयोग शिकार को पकड़ने और उन्हें मुख की ओर ले जाने में किया जाता है। फिर आगे बोला है स्पर्शकों में दंश कोशिकाएं होती है जो जहर छोड़ती है। अगला है हाइड्रा में एक साधारण तंत्रिका जाल होता है, मस्तिष्क नहीं होता है इसमें, याद रखेंगे हाइड्रा में।
अगला ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखेंगे C6H12O6 यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोला यह 6 कार्बन परमाणु वाली एक शर्करा है। सच में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6। हाइड्रोजन की संख्या पूछेगी तो 12, कार्बन की संख्या 6 और ऑक्सीजन की संख्या भी 6। क्वेश्चन पूछा था यह 6 कार्बन परमाणु वाली एक शर्करा है। आगे कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से ATP प्राप्त होती है। याद रखेंगे ग्लूकोज जब टूटता है कोशिकीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में खासकर, तो ATP बनता है। अगला है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज ही होता है। अगला फ्रक्टोज का सूत्र भी C6H12O6 होता है, लेकिन इसकी संरचना भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी या स्वपोषी? क्वेश्चन पूछा था कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमीबा पूछा है तो अमीबा में होता है अंतर्ग्रहण यानी ऑप्शन नंबर बी। बोले अमीबा जटिल कार्बनिक पदार्थों को ठोस रूप में निगलता है, इसलिए इसे प्राणी संपोषण कहते हैं। पाचन, यह अंतःकोशिकीय पाचन का उदाहरण है। फिर आगे है अपचित भोजन शरीर की सतह से बाहर निकल दिया जाता है, यह बैक्टीरिया और छोटे सूक्ष्म जीव को खाता है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी या स्वपोषी? तो इसका सही आंसर होगा अंतर्ग्रहण यानी ऑप्शन नंबर बी, होलोजोइक। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतु में, हरे पौधों में या परजीवी में? तो याद रखें क्वेश्चन पूछा था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसका सही आंसर होगा सी यानी हरे पौधों में। बोला केवल हरे पौधे ही स्वयं भोजन बना सकते हैं क्लोरोफिल की मदद से। उसके बाद है कवक मृत पोषी होते हैं। कवक क्या होते हैं? तो मृत पोषी होते हैं यानी मृतजीवी कहा जाता है, वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। अगला प्रकाश संश्लेषण वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में सहायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है कार्बन डाइऑक्साइड की कमी करने में मतलब मदद करती है। फिर बोला है यह ऑक्सीजन का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है। मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पौधा ऑक्सीजन को छोड़ता है, जिसका इस्तेमाल जंतु करता है श्वसन की क्रिया में। अगला दांत का सबसे ऊपरी परत है। क्वेश्चन पूछा दांत का सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए में है डेंटाइन, बी में है एनामेल, सी में है अस्थि और डी में है क्राउन। तो इसका सही आंसर होगा क्या? इनामेल यानी ऑप्शन नंबर बी कठोर। बोले इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह दांत की अंदरूनी संवेदनशील डेंटाइन की रक्षा करता है। इसमें कैल्शियम साल्ट यानी हाइड्रोक्सीपेटाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न अम्ल इसे धीरे धीरे गला सकते हैं। यानी दांत का सबसे ऊपरी परत क्या है? तो इनामेल है। याद रखेंगे यह मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है और डेंटाइन को सुरक्षा प्रदान करता है। बना होता है किसका? तो कैल्शियम का। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन कि मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग है? अमाशय है, छोटी आंत है, ग्रसनी है या बड़ी आंत है? तो इसका सही आंसर होगा छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा भाग है। पहला पॉइंट बोला है शाकाहारी जंतु में सेल्यूलोज पचाने के लिए यह और भी लंबी होती है। दूसरा पॉइंट है भोजन का पूर्ण पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इस सब का पाचन छोटी आंत में ही होता है। क्वेश्चन पूछेगा भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। फिर आगे है पचे हुए भोजन का पोषक तत्व के रूप में अवशोषण बीली द्वारा इसी भाग में होता है यानी छोटी आंत में। मनुष्य में इसकी लंबाई कितनी होती है? तो 6 से 7 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई। 19 नंबर क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में या श्वेत रक्तकण में? तो याद रखेंगे मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्लोरोफिल अणु के केंद्र में मैग्नीशियम आयन होता है। फिर आगे है मतलब क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। अगला है मैग्नीशियम प्रकाश ऊर्जा को पकड़ने की क्षमता को बनाए रखता है। फिर आगे है जैसे हमारे रक्त में आयरन जरूरी है वैसे ही पौधों के क्लोरोफिल में भी मैग्नीशियम जरूरी है। अगला मैग्नीशियम की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। मतलब पत्ती का पीला होना पूछेगा किसका कारण है? तो मैग्नीशियम की कमी। अगला स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी? आंसर होगा इनमें से सभी। बोला है कच्चा माल जैसे कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हैं। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। पर्णहरित ऊर्जा को कैद करने वाला वर्णक है। मतलब ऊर्जा को कैद करने वाला वर्णक कौन है? तो पर्णहरित। प्रकाश ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्रकाश। फिर क्वेश्चन बनेगा कच्चा माल क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अभिक्रिया पूछेगा तो 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और उसके बाद बनेगा C6H12O6 + 6O2 और +6H2O। ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस शब्द किसने दिया है या किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, पालर्ड के द्वारा या रिचार्ड के द्वारा? तो क्वेश्चन पूछा न्यूक्लियस को ही बोला जाता है केंद्रक। मतलब केंद्रक शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो याद रखेंगे केंद्रक शब्द दिया गया है ऑप्शन नंबर ए यानी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। बोला रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड की कोशिकाओं में केंद्रक को खोजा था।
क्वेश्चन बोलेगा कि केंद्रक की खोज किसमें की गई था? आर्किड की कोशिकाओं में। कब? 1831 ईस्वी। किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस यानी केंद्रक को। अगला है, इसमें डीएनए होता है। आनुवंशिक जानकारी ले जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछेगा डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में ही पाया जाता है। अगला है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। याद रखेंगे कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। कब? तो 1665 ईस्वी में। अगला है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है या जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में या फैटी एसिड के रूप में? क्वेश्चन पूछा था पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो इसका सही आंसर होगा स्टार्च के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोला है पौधे भोजन स्टार्च के रूप में जड़ों, तनों या फलों में जमा करते हैं। फिर आगे है, भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है लेकिन पौधों में सुक्रोज के रूप में परिवहन होता है। क्वेश्चन पूछा जंतुओं में अतिरिक्त ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। फिर आगे है, स्टार्च पौधों के लिए दीर्घकालिक ऊर्जा भंडार है। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक। अगला है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? इसका आंसर होगा साइटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी कोशिका विज्ञान। बोले परिभाषा में, साइटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कोशिका की संरचना, कार्य और रसायन का अध्ययन करती है। फिर आगे बोला है, यह बीमारियों के मूल कारणों को समझने में मदद करता है। कौन? तो कोशिका। याद रखेंगे इसमें यानी कोशिकाओं में माइक्रोस्कोपी और आणविक जीव विज्ञान का उपयोग होता है। आगे है, कोशिका का अध्ययन यह बताता है कि सभी जीवन की बुनियादी इकाइयाँ समान है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? याद रखेंगे प्रोटीन का पाचन करना ट्रिप्सिन एंजाइम का काम है, यानी ऑप्शन नंबर सी। बोला है, यह अग्नाशय से अग्नाशयी रस के साथ छोटी आंत में आता है। यह पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। यह क्षारीय माध्यम में सक्रिय होता है। प्रोटीन के अवशोषण के लिए छोटे अणुओं में तोड़ना जरूरी है। क्वेश्चन पूछा था ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है? तो याद रखेंगे प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करना? तो प्रोटीन का पाचन करना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? किस भाग का पाचन होता है? मतलब आहार का जो वह कौन सा भाग है जिसका पाचन मुख गुहा में होता है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या न्यूक्लिक अम्ल है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। अब देखिए इसका महत्वपूर्ण पॉइंट, लार में एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। मतलब एमाइलेज एंजाइम है या टाइलिन एंजाइम, यही कार्बोहाइड्रेट के पाचन में भी मदद करता है। अगला है, पाचन की प्रक्रिया मुंह से ही शुरू हो जाती है। याद रखें क्वेश्चन पूछता है कि पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? मुंह से। अगला, चबाने के दौरान भोजन लार के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। मुंह में प्रोटीन या वसा का कोई प्रमुख पाचन नहीं होता है। किसका पाचन होता है? तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। अगला, निम्न में से कौन स्वपोषी है? हरे पौधे हैं, मछली है, कीट है या अमीबा है? क्वेश्चन पूछा है स्वपोषी कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हरे पौधे। अब आगे बोला है कि केवल स्वपोषी ही अकार्बनिक स्रोतों से अपना भोजन बना सकते हैं। फिर आगे बोला है मछली, कीट और अमीबा परपोषी है क्योंकि वे भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। मनुष्य पूछेगा किस में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस मतलब मनुष्य में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। अगला है स्वपोषी ऊर्जा के लिए प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र जो है स्वपोषी ऊर्जा के लिए प्राथमिक स्रोत है। फिर आगे है अपवाद में कुछ बैक्टीरिया भी रसायन संश्लेषण द्वारा स्वपोषी हो सकते हैं, यानी कुछ जीवाणु। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय। क्वेश्चन पूछा है जीवन की एक महत्वपूर्ण गति क्या है, तो जीवन की एक महत्वपूर्ण गति पूछेगा अगर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वृद्धि। बोला सजीवों के लक्षण, जिसमें वृद्धि होता है, श्वसन होता है, प्रजनन होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है। तो जीवन के प्रमुख लक्षण है आगे कोशिकीय वृद्धि, जी सजीव कोशिका विभाजन द्वारा आकार में बढ़ते हैं। फिर आगे अपरिवर्तनीयता, ये जीव वस्तुओं में स्वतः वृद्धि नहीं होती है, वृद्धि के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, याद रखेंगे। अगला है स्वपोषी पोषण, पौधों में होता है, कवक में होता है, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में होता है, या डी ए और बी दोनों में होता है। क्वेश्चन पूछा है स्वपोषी पोषण किस में होता है, तो याद रखेंगे स्वपोषी पोषण होता है किस में, ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा सही, क्योंकि कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में भी और पौधों में भी दोनों में होता है। बोला है केवल हरे पौधे में नहीं बल्कि कुछ साइनोबैक्टीरिया अगर शैवाल जैसे कि प्रोटिस्टा का हिस्सा है भी में भी स्वपोषी होता है, नीलहरित शैवाल इसको बोला जाता है। बोला स्वपोषी पोषण या रसायनों दोनों से हो सकता है, स्वपोषी पोषण प्रकाश जो है प्रकाश या रसायनों दोनों से हो सकता है। अगला है स्वपोषण के बारे में, कवक हमेशा मृतपोषी होता है और वे कभी स्वपोषी नहीं होता। अगला यह दुनिया में भर के खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं। अगला है ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, बड़ी आंत का, मुख गुहा का या आमाशय का, तो याद रखेंगे
ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। बोला यह छोटी आंत का सबसे पहला और छोटा भाग है जो अमाशय से जुड़ा होता है। तो बोलेगा अमाशय और छोटी आंत को जोड़ने का काम किसका है, तो याद रखेंगे ग्रहणी का। अगला है ग्रहणी से पीत रस और अग्नाशय रस मिलते हैं जहाँ पाचन की मुख्य क्रिया होती है। फिर आगे है ग्रहणी, यह सी आकार की नली होती है। फिर आगे है यहीं अधिकांश वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अंतिम पाचन होता है। अगला है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है या एमाइलेज है। इसका सही आंसर क्या होगा। बोला है क्वेश्चन में कि वसा पे कौन सा हार्मोन है जो मतलब वो करता है, क्रिया करता है, तो इसका सही आंसर होगा लाइपेज यानी ऑप्शन नंबर सी। बोला है यह मुख्य रूप से अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। यह वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। लाइपेज के कार्य करने से पहले पित्त रस वसा की बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में बदलता है जिसे इमल्सीकरण कहा जाता है। फिर आगे बोला यह वसा के अवशोषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए यानी सिर्फ दिन में। फिर आगे बोला है यह प्रक्रिया सौर ऊर्जा की मतलब सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस पर निर्भर करता है, तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पर। आगे है प्रकाश अभिक्रिया दिन में होती है जबकि कैल्विन चक्र या रात या दिन कभी भी हो सकता है। अगला है दिन में ही गैसों का आदान प्रदान और जल का प्रकाश अपघटन होता है। अगला है कुछ सीएम पौधों रात में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं लेकिन प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से प्रकाश में ही होता है। अगला है 32 नंबर मृत जीवी का उदाहरण है। मृत जीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हुल या अमरवेल। तो याद रखें क्वेश्चन पूछा है मृत जीवी, तो मृत जीवी का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी यानी गोबर छत्ता या मशरूम। बोला है ये मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है मृत जीवी। फिर बोला है ये अपने शरीर के बाहर पाचक एंजाइम छोड़ते हैं जो जटिल भोजन को सरल बना देते हैं। कौन, तो याद रखेंगे गोबर छत्ता। अगला है ये प्रकृति में अपघटक का कार्य करता है यानी डिकम्पोजर का काम करता है यानी साफ सफाई का काम करता है। अगला ये कवक जगत के अंतर्गत आता है। अगला पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं। तो पूछा है क्वेश्चन में पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, तो याद रखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देखिए आगे क्या बोला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हरा वर्णक क्लोरोप्लास्ट के भीतर ही पाया जाता है जिसका नाम क्या है क्लोरोफिल। याद रखेंगे क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम यानी Mg। पूछेगा मैग्नीशियम का परमाणु संख्या तो 12। अगर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नहीं पाया गया तो याद रखेंगे पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा, तो पत्ती का रंग हो जाएगा पीला। अगला है पॉइंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना होता है जहाँ प्रकाश अभिक्रिया होती है, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है हरित लवक, इसी के अंदर एक भाग होता है ग्रैना, उसी ग्रैना में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखें क्लोरोप्लास्ट के तहत तरल भाग एस्ट्रोमा में प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया होती है। आगे है यह सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा बदलने वाला जैविक कारखाना है, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो है ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन, संयोजन, उपचयन या विस्थापन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा था कि भोजन का पचना यानी भोजन का पचना जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी उपचयन या इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। अगला है पहला पॉइंट भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा मुक्त करने के लिए होता है। अगला है पॉइंट कि यह एक प्रकार की कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया है, मतलब कौन सा, तो ऑक्सीकरण। बोला है इस अभिक्रिया से शरीर को ATP के रूप में ऊर्जा मिलती है। अगला है जटिल पोषक तत्व सरल अणुओं में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अगला एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, 28, 30, 32 या 34। तो आंसर होगा 32 यानी ऑप्शन नंबर बी। बोला है एक वयस्क में 8 कृंतक, 4 रदनक, 8 अग्र चौवर्णक और 12 चौवर्णक दांत होते हैं, यानी दंत सूत्र से निकाला है 2123 होता है एक वयस्क मनुष्य के लिए दंत सूत्र, और ये अस्थायी नहीं स्थायी दांत के लिए है 2123 सूत्र। अगर अस्थायी के लिए पूछेगा तो 2102। देखिए अब अगला है दांतों की सफाई के लिए दिन में 2 बार ब्रश करना अनिवार्य है, कितना बार, तो 2 बार। देखिए अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल या सफ़ेद। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है, तो हरा यानी ऑप्शन नंबर ए। अब अगला पॉइंट है क्लोरोफिल ए और बी मुख्य रूप प्रकार के वर्णक है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मुख्य प्रकार के वर्णक है। अगला है
यह दृश्य प्रकाश के नीले और लाल तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। यानी कौन? तो क्लोरोफिल। अगला है, यह हरे रंग को अवशोषित नहीं करता बल्कि परावर्तित करता है, इसलिए पत्तियां हरी दिखती हैं। फिर आगे है, प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल के बिना ऊर्जा संचय असंभव है। अगला है क्वेश्चन कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं? याद रखेंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि बोली है पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कवक में मृतजीवी पोषण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बोला है कवक अपने भोजन को बाहरी वातावरण में पचाकर अवशोषित करती है। अगला है, ये मृत पदार्थों पर एंजाइम स्रावित करते हैं। फिर आगे है, अधिकांश कवक मृतजीवी होते हैं लेकिन कुछ परजीवी भी होते हैं। अगला है, ये मिट्टी की उर्वरता और पोषक चक्र बनाए रखने में मदद करता है। अगला है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से, मुख गुहा से, अमाशय से या छोटी आंत से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लीवर यानी यकृत से। बोला है पीत रस का निर्माण यकृत कोशिकाओं द्वारा होता है। आगे है, यह पित्ताशय में अस्थायी रूप से जमा होता है। यह वसा के इमल्सीकरण के लिए आवश्यक है। कौन? तो पीत रस। अगला है, यह पीत रस क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है, यानी पीएच वैल्यू जो है इसका ये 7 से कितना होगा? अधिक होगा, जो अमाशय से आई अम्लीय भोजन को उदासीन करता है। अगला क्वेश्चन है, पीत रस का काम पूछेगा तो क्या है? तो भोजन को उदासीन करना। गोबर छत्ता है, एक मृतजीवी, एक परजीवी, एक स्वपोषी या एक शैवाल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक मृतजीवी है। फिर आगे है, यह बेसिडियोमाइसीटस समूह का एक कवक है। कौन? तो गोबर छत्ता। फिर आगे है, यह अक्सर नमी और कार्बनिक पदार्थों वाली जगह पर उगता है। कौन? तो गोबर छत्ता। फिर आगे है, यह अपना भोजन मृत लकड़ी या गोबर जैसे पदार्थों को सड़ाकर प्राप्त करता है। फिर आगे है, यह पुष्प प्रकार के मशरूम का सेवन भी किया जाता है, लेकिन जहरीले मशरूम की पहचान सावधानी से करनी चाहिए। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन कि दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण? तो इसका सही आंसर होगा किण्वन यानी फर्मेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी। बोला है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदल देता है। यानी क्वेश्चन पूछेगा दूध से दही बनना कैसा अभिक्रिया है? तो किण्वन या रासायनिक। फिर क्वेश्चन बनेगा कौन मदद करता है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। इसका काम क्या है? तो याद रखेंगे लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलना इसका काम है। फिर आगे है, यह अवायवीय शोषण की एक प्रक्रिया है। किण्वन जो है ये कैसी अभिक्रिया है? तो याद रखेंगे अवायवीय शोषण की एक प्रक्रिया है। अवायवीय शोषण कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो वो अवायवीय शोषण होगा। आगे बोला है दही में दूध की तुलना में विटामिन 12 की मात्रा अधिक होती है, यानी दही में विटामिन B12 अधिक होती है और दूध में विटामिन B12 कम होती है। अगला दांत जमाने के लिए हल्का गर्म तापमान अनुकूल होता है। अगला है दांत का कठोरतम भाग है। डेंटाइन है, इनामेल है, मज्जा गुहा है या केनाइन है? तो याद रखेंगे दांत का कठोरतम भाग पूछा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी इनामेल। बोला इनामेल मानव शरीर का सबसे सख्त उत्तक है जिसमें 96% खनिज होते हैं। फिर आगे यह दांत की आंतरिक परत की बाहरी हमलों और तापमान परिवर्तनों से सुरक्षा करता है। अगला है इनामेल एक बार नष्ट हो जाने पर शरीर द्वारा स्वतः नहीं बनाया जा सकता। फिर आगे शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया द्वारा एसिड बनाकर इनामेल को कमज़ोर कर देता है। अगला निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, वातरंध्र से या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं किससे? गार्ड कोशिका से, यानी ऑप्शन नंबर बी। बोला है रक्षक कोशिका यानी गार्ड सेल्स रंध्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। फिर आगे है इन्हीं छिद्रों से पौधों के अंदर में से अतिरिक्त जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। किसके माध्यम से? तो कोशिका छिद्र यानी रंध्र के माध्यम से वाष्प के रूप में जल निकलता है बाहर आदान। फिर आगे बोला कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना और ऑक्सीजन बाहर छोड़ना रंध्र का मुख्य काम है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्रकाश संश्लेषण में और ऑक्सीजन छोड़ देता है। जब रक्षा कोशिका में पानी भर जाता है तो वह फूल का रंध्र खोल देती है, याद रखेंगे। आगे है निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? हरा, नीला, पीला या लाल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लाल। बोला है क्लोरोफिल मुख्य रूप से लाल और नीले प्रकाश को अवशोषित करता है। लाल प्रकाश की तरंगदैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण की दर के लिए सबसे इष्टतम मानी जाती है। फिर आगे प्रकाश की गुणवत्ता ही तय करती है कि भोजन कितनी तेज़ी से बनेगा। फिर आगे वैज्ञानिक प्रयोग में देखा गया है कि लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलेन का उपयोग होता है? आयोडीन का, सेफ्रोनिन का, ईओसिन का या मैथिलीन का? तो इसका आंसर होगा आयोडीन का। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए आयोडीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए आयोडीन का घोल स्टार्च के साथ संपर्क में आते ही गहरा नीला या काला रंग देता है।
अगला है यह सबसे सरल और सटीक जैविक परीक्षण है। फिर आगे है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की जांच के लिए इसी परीक्षण का उपयोग किया जाता है। किसका? तो आयोडीन का। फिर आगे है आयोडीन का घोल बहुत अधिक सांद्रित नहीं होना चाहिए। अगला है प्रकाश संश्लेषण की दर में निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों, यानी प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी। बोला है कि प्रकाश की तीव्रता, गुणवत्ता और अवधि तीनों का प्रभाव पड़ता है। फिर आगे है इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, जल की उपलब्धता और तापमान भी महत्वपूर्ण है। किसके लिए? तो याद रखेंगे किसके लिए? तो वो है प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने के लिए। फिर आगे है एक निश्चित सीमा के बाद प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं बढ़ती है। अगला है पौधे एक विशेष तापमान और प्रकाश और रेंज में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। अगला है परिसेशिका हिस्सा है किसका? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का या जनन तंत्र का। तो आंसर होगा आहार नाल का, यानी परिसेशिका को ही बोला जाता है इंग्लिश में अपेंडिक्स। बोला है यह बड़ी आंत और छोटी आंत के संगम पर स्थित एक छोटी थैली जैसी संरचना है। फिर आगे बोला है मनुष्य में यह एक अवशेषी अंग है, मतलब कोई काम नहीं है, जिसका कोई ज्ञात पाचन कार्य नहीं है। फिर आगे बोला है इसमें संक्रमण होने को अपेंडिसाइटिस कहते हैं, मतलब अगर मान लीजिए अपेंडिक्स में कोई संक्रमण हो गया तो अपेंडिसाइटिस कहलाएगा। अगला है शाकाहारी जंतुओं में यह एक सेल्यूलोज पचाने में मदद करता है, मतलब शाकाहारी जंतु जो होता है वो सेल्यूलोज को पचाने में मदद करता है। कौन? तो अपेंडिक्स। अगला है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों में, पत्तियों में, तना में, या इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा पत्तियों में, यानी ऑप्शन नंबर बी। बोला है पत्तियों की निचली सतह पर रंध्रों की संख्या सबसे अधिक होती है, अधिकांश जल की हानि यहीं से होती है। फिर आगे बोला शुष्क क्षेत्रों के पौधों में रंध्र गहरे धंसे हुए होते हैं ताकि पानी कम उड़े। बोला ये क्षेत्र आमतौर पर दिन में खुले रहते हैं। अगला बोले प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट की ग्राना में, कोशिका द्रव में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन पूछा था प्रकाश संश्लेषण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्लोरोप्लास्ट की ग्रेना भाग में। बोला प्रकाश अभिक्रिया का मुख्य स्थल थाइलाकोइड झिल्ली ग्रेना का हिस्सा है। बोला यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग करके एटीपी और NADPH बनाया जाता है। फिर आगे है जल का विघटन इसी स्थान पर होता है जिससे ऑक्सीजन गैस निकलती है। आगे है बनी हुई ऊर्जा का उपयोग बाद में अंधकार अभिक्रिया में किया जाता है, यानी डार्क रिएक्शन में। अगला है परजीवी पौधा का एक उदाहरण है गोबर छत्ता, ब्रायोफिलम, अमरबेल या चीर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमरबेल परजीवी पौधा का उदाहरण है। फिर बोले पहला पॉइंट देखिए, बोला है अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता है, यह दूसरे पौधों पर निर्भर रहता है, इसलिए इसको क्या बोला गया? परजीवी। फिर आगे है यह विशेष जड़ों द्वारा दूसरे पौधों से पोषक तत्व खींचते हैं, मतलब जड़ के माध्यम से पोषक तत्व खींचता है। आगे यह जिस पौधे पर चढ़ता है उसे धीरे धीरे कमजोर कर देता है। यह पीले रंग की धागे नुमा संरचना होती है। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन कि कर्माकुंचन गति होती है कोलन में, ग्रासनली में, अग्नाशय में या छोटी आंत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ग्रासनली में। कर्माकुंचन की गति किस में पाई जाती है? ग्रासनली में, यानी ऑप्शन नंबर बी। बोला यह भोजन नली की दीवारों का क्रमिक संकुचन और फैलाव है। फिर आगे बोला है यह भोजन को मुख से आमाशय की ओर धकेलता है, कौन? तो कर्माकुंचन गति। अगला है यह एक अनिच्छिक मांसपेशियां गति है। फिर आगे बोला यह गति पूरी आहार नाल यानी छोटी आंत और बड़ी आंत में जारी रहता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में स्थित रंसाकूर का क्या कार्य है? अवशोषण अवरुद्ध करना, अवशोषण का सतही क्षेत्र घटाना, या अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवशोषण का सतही क्षेत्र बढ़ाना। क्षुद्रांत में रंसाकूर यानी छोटी आंत में रंसाकूर का कार्य है। बोले रंसाकूर उंगली जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती है जो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर होती है। फिर आगे बोला है ये पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए एक विशाल सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है। आगे है प्रत्येक रंसाकूर के अंदर महीन रक्त वाहिकाओं का जाल होता है जो पोषक तत्वों को रक्त तक पहुंचाता है। फिर आगे है इनके कारण ही छोटी आंत पाचन के बाद पोषक तत्व के अवशोषण में अधिक कुशल होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 52 नंबर, बोला है मुख गुहा का पिछला भाग होता है ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी या अग्नाशय। याद रखेंगे मुख गुहा का सबसे पिछला भाग होता है ग्रसनी। बोला है यह वह स्थान है जहां मुख गुहा और नासिका मार्ग आपस में मिलते हैं। फिर आगे है यह भोजन और वायु दोनों के लिए सामान्य मार्ग है, मतलब भोजन और वायु दोनों निकलता है किससे? ग्रसनी से होकर। फिर आगे बोला है भोजन को निगलने में मदद करती है और उसे ग्रसनी में भेजती है। फिर आगे है मतलब ग्रास नली में भेजती है। फिर आगे ग्रसनी को 3 भागों में बांटा जाता है, नासिका ग्रसनी, मुख ग्रसनी और स्वर ग्रसनी। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जल।
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जल से। अब बोला है सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से जल के अणु टूटते हैं जिससे ऑक्सीजन मुक्त होती है। फिर अगला है रूबेन, रेंडल और कॉमन ने समस्थानिकों का उपयोग करके सिद्ध किया था कि निकलने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। मतलब 3 वैज्ञानिक है जो बताया कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो स्रोत है वो जल है। फिर आगे ऑक्सीजन इस प्रक्रिया का एक उप उत्पाद है। याद रखोगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद पूछेगा तो ऑक्सीजन है जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जाती है। अगला है पृथ्वी के सभी वायवीय जीवों के लिए यह ऑक्सीजन श्वसन का आधार है। यानी श्वसन प्रक्रिया में क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन लिया जाता है। बोला पेप्टिक अल्सर हो जाता है कम भोजन खाने से, सामान्य भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा पेप्टिक अल्सर होता है लंबे समय तक भूखे रहने से। अब देखिए पहला पॉइंट, खाली पेट रहने से अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है जो पेट की आंतरिक परत को जला सकती है। अगला पॉइंट है कि इसके कारण पेट की दीवार में घाव या छाले बन जाते हैं। फिर आगे है आजकल अधिकांश पेप्टिक अल्सर नामक बैक्टीरिया की संक्रमण के कारण माने जाते हैं। अगला है समय पर भोजन करना और संतुलित आहार लेना इसके बचाव का मुख्य उपाय है। मतलब पेप्टिक अल्सर होता है किसके कारण? तो बैक्टीरिया के कारण। किस बैक्टीरिया के कारण? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरिया। बोला हेलिकोबैक्टर पिलोरी मतलब नामक बैक्टीरिया के कारण होता है ये। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स, कोलन, सीकम या रेक्टम। तो इसका आंसर होगा अपेंडिक्स यानी ऑप्शन नंबर ए। आहार नाल में एक अवशेषी अंग है कौन? तो वो है अपेंडिक्स। फिर आगे बोला है कि यह अंग जो है यानी अपेंडिक्स हमारे पूर्वजों में सक्रिय था, मतलब सेल्यूलोज पचाने के लिए मदद करता था, लेकिन मनुष्य में अब इसका कोई पाचन कार्य नहीं है। बोला यह बड़ी आंत और छोटी आंत की जंक्शन पर स्थित होता है। आधुनिक शोध बताते हैं कि यह शायद अच्छे बैक्टीरिया के लिए एक सुरक्षित घर के रूप में कार्य कर सकता है। इसमें संक्रमण हो जाने पर इसे शल्य चिकित्सक द्वारा हटाना पड़ता है जिसे अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। ऑप्शन ए में है छोटी, बी में है मध्यम, सी में है अधिक लंबी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक लंबी। बोला है शाकाहारी जीव मुख्य रूप से घास फूस खाते हैं जिसमें सेलुलोज होता है। फिर आगे बोला सेलुलोज को पचाना एक जटिल प्रक्रिया है इसलिए इसे पचाने के लिए लंबी आहार नाल की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे शाकाहारी जीव मुख्य रूप से घास फूस खाते हैं जिसमें सेलुलोज होता है, यानी घास फूस में क्या होता है? सेलुलोज। फिर आगे बोला सेलुलोज को पचाना एक जटिल प्रक्रिया है इसलिए इसे पचाने के लिए लंबी आहार नाल की आवश्यकता होती है। फिर आगे बोला है मांसाहारी जीवों की आंत छोटी आंत होती है क्योंकि मांस को पचाना सरल और तीव्र होता है। फिर आगे भोजन को पचाने के लिए लंबा समय चाहिए इसलिए आंत की लंबाई अधिक होती है। देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है? कायम कहलाता है, चाइल कहलाता है, काइलोमाइक्रोन कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चाइल कहलाता है या काइल कहा जाता है। बोला कायम अमाशय से निकला अम्लीय अर्ध तरल भोजन कायम कहलाता है। फिर आगे छोटी आंत में जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है जैसे कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, तो उस द्रव्य को काइल कहा जाता है यानी चाइल। बोला है यह काइल की रंसाकुरु द्वारा अवशोषित किया जाता है। अगला है काइल में बचे हुए वसा, अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड और शर्करा और अन्य पोषक तत्व घुले होते हैं। अगला है, चलिए पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमें आशा है कि आपको ये सेशन ज़रूर अच्छा लगा होगा। चलिए मैं आगे मिलूँगा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपको लगता है कि हमें कुछ सुधार होने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम ज़रूर सुधार करने का कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार है तो थोड़ा सपोर्ट तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।